मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर कब्जे की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होती जा रही है। ओवैसी ने सीमांचल में अपना डेरा डाल दिया है। न्याय यात्रा पर निकले बैरिस्टर को सुनने के लिए सीमांचल के मुसलमान तांता लगाकर भारी संख्या में जुट रहे हैं। पिछली बार सीमांचल की 5 सीटों पर जीतकर मजलिस ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन इस बार 2025 में ओवैसी की पार्टी बिहार की राजनीति का परमानेंट प्लेयर बनने के उद्देश्य के साथ चुनावी दंगल में उतरी है। ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार से बीजेपी को आउट करने के लिए उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने कई दफा आरजेडी को अलायंस का प्रस्ताव भेजा। बैरिस्टर की पार्टी तो अलायंस के तहत सीमांचल की महज 6 सीटों पर भी लड़ने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी को ये डील स्वीकार नहीं है। माना जा रहा है कि तेजस्वी ये सारे फैसले खुद नहीं ले रहे, बल्कि वो ये सब कुछ अपने दोस्त और मेंटोर कहे जाने वाले संजय यादव की सलाह पर करते हैं। जानकारों का तो मानना है कि आरजेडी में संजय यादव का बढ़ता कद लालू परिवार में बिखराव के पीछे सबसे बड़ी वजह है। संजय यादव अब लालू परिवार के बाकी सदस्यों को कितने खटकने लगे हैं, इसका अंदाजा हाल ही में हमें तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य की नाराजगी के जरिए देखने को मिला है। संजय यादव पर आरजेडी को हथियाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। तेज प्रताप यादव के वनवास के पीछे भी संजय यादव का ही दिमाग बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या सच में तेजस्वी अपना हर डिसीजन संजय यादव के कहने पर ही लेते हैं, और अगर सच में ऐसा है तो सवाल ये कि अब सीमांचल में आरजेडी के सामने एआईएमआईएम के रूप में इतनी बड़ी चुनौती जो मुंह बाय खड़ी है, तो संजय यादव आरजेडी को इस मुसीबत से क्या बाहर निकाल पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अकेले दम पर मुस्लिम बहुल सीमांचल की 14 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जोकीहाट सीट पर एआईएमआईएम ने आरजेडी को 7,383 वोटों से हराया था। बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम ने कांग्रेस को 55,651 वोटों से हराया था। कोचा धामन सीट पर लालटेन को पतंग ने 53,759 मतों से हराया था। अमौर सीट पर ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस को 62,596 वोटों से हराया था। वहीं बैसी सीट पर एआईएमआईएम से आरजेडी 30,162 वोटों से हार गई थी। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2020 में सीमांचल के 11% वोटर्स ने ओवैसी को वोट दिया था, जबकि महागठबंधन के खाते में 76% वोट गिरे थे, जो कि 2015 के 80% वोट से 4% कम थे। वहीं एनडीए को 12% वोट मिले थे, जो कि 2015 के 8% वोट से 5% ज्यादा थे। मतलब ओवैसी फैक्टर के चलते महागठबंधन को तगड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं एनडीए को जबरदस्त फायदा पहुंचा। अब ताज्जुब की बात यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की पार्टी एक न्यू कमर के तौर पर चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त ओवैसी की ताकत और उनके प्रति मुसलमानों का प्यार देख पटना तो दूर की बात है, दिल्ली में बैठे नेताओं के भी पसीने छूट गए थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2025 में ओवैसी एक सेट बैट्समैन की तरह मैदान में खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि एआईएमआईएम इस बार आरजेडी और कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। तभी तो ओवैसी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसा लगता है कि वो पूरा होमवर्क करके आए हैं। बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने न्याय यात्रा निकाली है। 24 से 27 सितंबर तक ये यात्रा जारी रहेगी, जो सीमांचल के 4 जिलों यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार की कई विधानसभा सीटों को कवर करेगी। हर दिन बैरिस्टर ओवैसी अलग अलग इलाकों में करीब 8 से 9 जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं पिछली बार की हारी हुई सीटों पर भी ज्यादा फोकस रह सकता है। हालांकि ओवैसी का तो कहना है कि अगर उन्हें महागठबंधन के साथ लड़ने का मौका दिया जाए तो आरजेडी, एआईएमआईएम और कांग्रेस की तिकड़ी आराम से एनडीए को सरकार बनाने से रोक सकती है। सीमांचल पहुंचते ही ओवैसी ने बताया भी कि उनकी पार्टी की तरफ से आरजेडी को अलायंस का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी ने इसे ठुकरा दिया। बैरिस्टर ने बताया कि एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी से महज 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये डील स्वीकार नहीं है। सुनिए। एआईएमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी
कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। ओवैसी राजनीति के बेहद चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि ओवैसी ने महागठबंधन को अलायंस का प्रस्ताव भेजकर अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का तमगा हटा लिया, जिसके चलते लंबे समय से मुसलमान असमंजस की स्थिति में थे। कहीं ना कहीं महागठबंधन को अलायंस का प्रस्ताव भेजकर एआईएमआईएम मुसलमानों को ये बताने और समझाने में कामयाब भी हो गई कि वो बीजेपी की तरफ से नहीं खेल रही है और ना ही उसकी ऐसी कोई मंशा है। अब अगर ओवैसी शेर हैं तो लालू यादव भी सवा शेर हैं। लालू यादव पहले ही ओवैसी की चाल को भांप गए और इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन ओवैसी तब तक अपने गेम प्लान में कामयाब हो चुके थे। अब जब ओवैसी कुछ हद तक अपने ऊपर से बीजेपी की बी टीम का तमगा हटा चुके हैं तो इस बार एआईएमआईएम की सीटों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गए ओवैसी, न तो निगलते बन पा रहे हैं और न ही उगलते। महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करके तेजस्वी और राहुल गांधी अपने मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजलिस के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। मतलब दोनों तरफ से महागठबंधन की परेशानी बढ़नी तय है। अब सवाल ये कि सीमांचल में महागठबंधन ओवैसी की गुगली का सामना कैसे करेगा। कांग्रेस ने तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सीमांचल के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर करके इलाके के मुसलमानों को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश जरूर की है। कांग्रेस को पप्पू यादव जैसे सीमांचल के बड़े चेहरों से भी काफी आस है, लेकिन आरजेडी की स्ट्रैटेजी पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये साफ पता चलता है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में आरजेडी अर्श से फर्श पर आ गिरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सीमांचल की केवल 1 सीट जीती, जबकि 2015 में इसी सीमांचल में आरजेडी ने 7 सीटों पर विजयी पताका लहराया था। अब सवाल ये कि आरजेडी इस मुसीबत से खुद को कैसे बचाएगी। क्या तेजस्वी के सलाहकार और सबसे अच्छे दोस्त संजय यादव कोई चमत्कार कर पाएंगे, जो खुद लालू परिवार के कई सदस्यों के निशाने पर है। 2025 में संजय यादव क्या चमत्कार करेंगे, ओवैसी का मुकाबला करने के लिए क्या गेम प्लान बनाएंगे, ये वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले संजय यादव की रणनीति के चलते कब आरजेडी ने हारी हुई बाजी को पलटा है, ये जान लीजिए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में संजय यादव आरजेडी के लिए पहली बार गेम चेंजर साबित हुए थे। 2015 में आरजेडी ने आरक्षण का मसला उठाकर बीजेपी को हार का स्वाद चखाया था। तब मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था। आरजेडी ने इसे जोर शोर से मुद्दा बनाया था। बीजेपी को रिजर्वेशन विरोधी बताया गया था। बीजेपी के लाख डैमेज कंट्रोल करने के बाद भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। खास बात यह है कि पहले इस मुद्दे पर किसी की नजर नहीं थी। भागवत के बयान को हर किसी ने सामान्य बयान समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन संजय यादव ने ही इस मसले पर जोर दिया था। लालू यादव को तब संजय ने भागवत के इस बयान की जानकारी दी थी और उसके बाद तो जो हुआ वो सबने देखा। बिहार चुनाव का जो आखिरी यानी 5वां फेज था 2015 में, उसका रुख ही मुड़ गया। जानकारों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस संजय यादव का कंट्रीब्यूशन ही था जो इन सब में बिहाइंड द सीन थे। इसके अलावा भी संजय यादव के आने से आरजेडी को कई तरह के फायदे हुए हैं। जैसे आरजेडी में प्रवक्ताओं की नई फौज आई, पार्टी की सोशल मीडिया पर उपस्थिति बढ़ी, पार्टी में प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा, पार्टी को फंडिंग मिलने लगी, आरजेडी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलने लगे। संजय यादव ने आरजेडी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में अपना जो योगदान दिया, उसके बलबूते ही आज उनका कद पार्टी में इतना बड़ा है। वो आरजेडी से राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2025 में ओवैसी जैसे चौथे मोर्चे के आने से आरजेडी के सामने एक नई मुसीबत सामने आ गई है। वो है अपने परंपरागत मुसलमान वोटर्स को पार्टी के साथ लामबंद रखना। ऐसे में आरजेडी को यहाँ संजय यादव की जरूरत सबसे ज्यादा है। तेजस्वी और संजय यादव की जोड़ी मुसलमानों का दिल जीतने का प्रयास भी कर रही है। सीमांचल और बिहार के मुसलमानों के लिए किए गए कुछ बड़े वादे, कुछ बड़े ऐलान इसका उदाहरण है। जैसे सरकार बनने पर आरजेडी ने सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा की गई है। वक्फ कानून और एसआईआर पर आरजेडी के रुख से भी काफी असर पड़ा है। आरजेडी ने मुसलमानों को सरकार में उचित भागीदारी देने की भी बात कही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आरजेडी की ये बातें और घोषणाएं एआईएमआईएम की रणनीति के सामने फीकी पड़ जाती हैं। ओवैसी लगातार सीमांचल के मुसलमानों की उत्थान की बात कर रहे हैं।
बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार का वादा कर रहे हैं। कहीं सुनी बातों के बजाय एआईएमआईएम ने पार्टी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया है। राजनीतिक विकल्प की कमी भी मुसलमानों के बीच एआईएमआईएम की बढ़ती साख की वजह मानी जा रही है। कई मुसलमानों को लगता है कि पारंपरिक बड़ी पार्टियां उनकी जरूरतों को पूरी तरह नहीं समझती या उनकी आवाज को दबा देती हैं। इस वजह से वे ओवैसी को एक नया और प्रभावशाली विकल्प मानते हैं। ऐसे में लालू परिवार के निशाने पर चल रहे संजय यादव पहले पार्टी में अपनी जगह बचाएं या ओवैसी से मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।